गुड इवनिंग। हम अब जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम द हिंदू में आए हुए आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करेंगे। और मैं ऐसा इसलिए करने जा रहा हूँ कि बहुत सारा टाइम आप लोगों का बर्बाद जाता है आर्टिकल को समझने में। इसके बावजूद भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं। दूसरी बात ये है कि अखबार में पढ़ते वक्त 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लगा देते हैं, फिर मालूम चलता है कि आर्टिकल पढ़ने लायक था और ये आर्टिकल नहीं पढ़ने लायक था। जो पढ़ने लायक था उसमें तमाम सारी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर वो मुसीबत हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोगों का टाइम बचा लो, और इस सिलसिले में मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि द हिंदू के वो आर्टिकल्स जो मतलब के हैं उनके बारे में बता दूँ। और दूसरी बात यह है कि जो मतलब का आर्टिकल है उसके साथ साथ जो कंटेक्चुअल बातें हैं, जो उसका कंटेक्स्ट और रेफरेंस है वो बता दूँ, और उसमें जो टेक्निकल प्रोवर्ब्स या कोई टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व हों या हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड इन्वॉल्व हो तो मैं उसको कम समय में आपको समझा दूँ। तो इसी सिलसिले में मैं संडे का जो अखबार है उसमें कई सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे, तो उसमें मैं वो आर्टिकल ले रहा हूँ जिसमें आप लोगों को मालूम चला होगा कि एक बार नई मिनिस्ट्री अमित शाह को सौंपी गई है जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी। अब उसको इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बना दिया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मामला है ये ऐसा नहीं कि इस गवर्नमेंट ने किया है। तो इसी को लेकर के जो इस संडे को आर्टिकल आया था उस आर्टिकल का नाम है वेयर डिड द सेंटर गो रॉन्ग ऑन कोऑपरेटिव्स। तो इसमें इस जो अमेंडमेंट किया गया था 97th अमेंडमेंट, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास सी में यूनियन एसोसिएशन के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना भी फंडामेंटल राइट हो गया है। इसके साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के 43B में ये जोड़ दिया गया है। और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है तो ये इसको लेकर के जो आर्टिकल आया है तो इसमें इसको चैलेंज किया गया, क्योंकि जो अमेंडमेंट किया गया था ये अमेंडमेंट यूपीए गवर्नमेंट में किया गया था और यूपीए गवर्नमेंट में ये अमेंडमेंट को प्रोसीजरल मैंने आर्टिकल 368 के तहत फॉलो तो किया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से इसको पास करके और उसको अमेंडमेंट करा लिया गया था। जब गुजरात हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसे अल्ट्रा वायरस कर दिया, माने इसे बताया कि ये गैर वाजिब है और इसे हम गैर विधिक करते हैं, क्योंकि इसने उस सब्जेक्ट को छुआ है। आर्टिकल 368 के क्लास 2 के एंट्री जब सी में आप जाएंगे, सी में एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, तो उसको करने के लिए जब आप अमेंडमेंट करते हैं और जब बिल को लोकसभा राज्यसभा के विशेष बहुमत से पास करते हैं तो बिफोर सेंडिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट द बिल हैज़ टू बी सेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, and when the bill is passed by at least 50% states legislatures, then the bill is sent to the president for his assent or the consent, and when he राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद तब वो अमेंडमेंट होता है। लेकिन यूपीए सरकार ने इसे लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से पास करके, विशेष बहुमत का मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो पास करके इसे राष्ट्रपति से अनुमोदित करा करके वो इसे संशोधन कर दिया था। जब गुजरात हाई कोर्ट में गया तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसे कहा कि ये चूँकि स्टेट लिस्ट को मतलब 7th शेड्यूल को प्रभावित करता है इसलिए अल्ट्रा वायरस। सरकार का स्टैंड था, माने संसद का स्टैंड था, चूंकि इसमें स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को ना तो यूनियन लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया ना कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया है, इसलिए इसने स्टेट लिस्ट को चूंकि 7th शेड्यूल को छुआ नहीं है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है, इसलिए इसमें स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि लेटर्स को देखेंगे कि स्पिरिट को देखेंगे। इफ विदाउट आल्टरिंग द वर्ड्स, if any amendment affects the federal spirit of the constitution,
बगैर किसी शब्द को इधर उधर हेर फेर किए हुए ये संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला संशोधन किया जाएगा तो बगैर राज्यों की सहमति के नहीं किया जाएगा। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसे अल्ट्रावायरस कर दिया और कहा ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इसमें अप्लाई नहीं होता है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास सी में जोड़ा गया, 43B में जो जोड़ा गया ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जोड़ा गया, और मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट लाया गया शेड्यूल जो 7 शेड्यूल के उसमें फर्स्ट यूनियन लिस्ट में जो एंट्री 44 है तो उसमें किया गया है, लेकिन इसने जो 7 शेड्यूल का स्टेट लिस्ट है उसने एंट्री 32 को इफेक्ट नहीं किया है, जिसमें लिखा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सक्लूसिव बिजनेस ऑफ द स्टेट लिस्ट है। तो हम स्टेट्स के बिजनेस को बगैर इफेक्ट किए हुए इसको कर सकते हैं। तो गुजरात हाई कोर्ट का मानना था कि ये इतना इंटीग्रेट है एंड द सब्जेक्ट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी गिवन इन द यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और बाकी जो चेंजेस किए गए हैं दे आर इंट्वाइंड इन सच ए फैशन दैट द वन सेक्शन ऑफ द अमेंडमेंट वन पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ इट। तो जो हम इसमें समझाना चाह रहे हैं तो अब फिर इसको लाया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के डिसीजन से, जिसमें नारिमन है, गवई हैं, इन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन को कि जिसमें इन टोटलिटी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 97 कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड अल्ट्रावायरस, उसको उन्होंने रोक दिया एंड पार्ट को जो है वो अलग किया। हालांकि इसमें जो जोसेफ हैं, इसमें आप लोग इनका नाम पढ़ रहे होंगे कि जब 2-1 से डिसीजन आया तो KM जोसेफ ने वही बात कही जो गुजरात हाई कोर्ट ने कही थी कि इसमें जो पार्ट है उसको हम रेस्ट ऑफ द लॉ से अलग नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, जोसेफ ने कहा द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, आप आर्टिकल में पढ़ोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज नॉट एप्लीकेबल। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है। इसके लिए आप आर्टिकल 13 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। आपका फंडामेंटल राइट स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 14 से फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं, 14 से लेकर के 18 तक जो है राइट टू इक्वलिटी है, 19, 20, 21 जो है वो फ्रीडम के राइट्स हैं 22 तक। उसके बाद 23, 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, 25 से लेकर 28 तक जो है वो रिलीजियस राइट हैं, 29, 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी हैं, और 31 जो फंडामेंटल राइट ऑफ मतलब इकोनॉमी का उसको ख़त्म कर दिया गया, और आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। तो आर्टिकल 13 का क्लास 1 सब क्लास 1 और क्लास 2 दोनों जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, और एक और डॉक्ट्रिन होता है मतलब जो प्रिंसिपल है वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, माने पृथक्करण का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत। तो अब ये होता क्या है, तो इसके लिए हम आर्टिकल 13 जब पढ़ेंगे तो आप अभी मैं पढ़ देता हूँ और आप लोग जो है आर्टिकल 13 को अपने आप आराम से पढ़िएगा और इस बात को समझिएगा। आर्टिकल 13 कहता है, उसका जो टाइटल है वो ये है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, माने ऐसे कानून जो फंडामेंटल राइट्स के असंगत हैं या उनके डेरोगेशन हैं। तो उसके लिए क्लास 1 कहता है। अब इसमें देखिए 2 तरीके के कानून हैं। एक जो क्लास 1 कहता है कि ऑल लॉज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall be declared void to the extension of inconsistency with this part of the constitution, माने ऐसे कानून जो संविधान बनने के ठीक पहले लागू थे वो उस सीमा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक इस भाग के असंगत है। फिर उसके बाद क्लास 2 कहता है द स्टेट shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of the clause shall be to the extent of contravention be void। माने आज जब संविधान लागू हो गया उसके बाद से राज्य कोई भी कानून जो बनाएगा वो उस सीमा तक, जिस सीमा तक इस भाग के उल्लंघन में है, शून्य होगा। संविधान लागू होने के पहले वे सारे कानून जिस सीमा तक इस भाग के माने मौलिक अधिकार के
असंगत हैं उस सीमा तक सुने होंगे। तो ये क्या होता है, टू द एक्सटेंशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी और टू द एक्सटेंशन ऑफ कंट्रावेंशन। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आईपीसी का कोई सेक्शन है और वो अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है या आर्टिकल 18 के उल्लंघन में है, तो जो सेक्शन उल्लंघन में है, आईपीसी का जो धारा उल्लंघन में है, उस धारा को हम पृथक कर देंगे और उस धारा को पृथक करके असंगत घोषित कर देंगे। पूरा आईपीसी जो है वो असंगत नहीं कर देंगे, वाइड नहीं कर देंगे। तो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब होता है टू सेवर, काट देना, पृथक्करण करना, हटा देना, माने उतना पोर्शन जितना असंगत है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि गुजरात हाई कोर्ट की इन टोटलिटी में जो पूरे संविधान संशोधन को असंगत किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उतना हिस्सा जितना असंगत नहीं है उतने को हम बनाए रखेंगे। तो गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद 97th अमेंडमेंट बिल जो था, इन टोटलिटी दैट बिकेम नल एंड वाइड, अल्ट्रा वायरस हो गया। क्योंकि ये ध्यान रखना, इसमें आर्टिकल 13 का क्लास 1 नहीं लागू होगा, क्योंकि दिस इज नॉट द लॉ विच वाज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो अब हो रहा है, अब हो रहा है माने कंट्रावेंशन में हो रहा है। कंट्रावेंशन में हो रहा है तो कंट्रावेंशन इनकंसिस्टेंसी में यही फर्क है कि ऑल लॉज विच वर इन एग्जिस्टेंस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वाइड टू द एक्सटेंशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। वाइड का मतलब होता है वो बने रहेंगे लेकिन छिपे रहेंगे। और कंट्रावेंशन में जो होंगे, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने लैंग्वेज दोनों में वाइड इस्तेमाल कर दिया, लेकिन दोनों में वाइड का मतलब एक नहीं है। आर्टिकल 13 का क्लास 1 में वाइड का मतलब है रिमेन इन एग्जिस्टेंस बट इन ऑपरेशनल, और क्लास 2 में मतलब है कि नल एंड वाइड। क्योंकि जिस लॉ को जब पास करके गया जुडिशरी के पास और जुडिशरी ने कह दिया कि अल्ट्रा वायरस है, तो दैट वेरी लॉ इज नॉट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। तो द लॉ विच इज नॉट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी इक्लिप्टेड, तो इट्स नॉट वाइड, इट इज नल एंड वाइड, इट इज अल्ट्रा वायरस। तो गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद 97th अमेंडमेंट जो था वो अल्ट्रा वायरस था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हम गए, तो जब वो उसमें पिटीशन में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई कर दिया। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि वे पार्ट जो फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं प्रभावित कर रहे हैं, वे पार्ट 97 के अमेंडमेंट में बचे रहेंगे, और जो हिस्सा उसका फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है उसे असंगत माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि यदि जिस वजह से इस एनडीए पार्ट 2 गवर्नमेंट ने इस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री को इंडिपेंडेंट बनाया है, माने कि जो स्टेट्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भ्रष्टाचार था, इनकंसिस्टेंसी थी, पंक्चुअलिटी नहीं थी, समय पर चुनाव नहीं होते थे लंबे लंबे समय तक, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, तो जिस वजह से बनाया गया है, जो स्टेट मैटर को इफेक्ट करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें या तो अपनी मिनिस्ट्री की चाल ढाल को दैट हैज़ टू बी रिमेन लिमिटेड टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या स्टेट में करना चाहते हैं तो उन्हें अमेंडमेंट दोबारा पास करवाना पड़ेगा। और वो कराने का प्रोसीजर क्या होगा कि ना केवल लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से उसे पास कराया जाए, बल्कि कम से कम आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। नहीं तो राज्यों के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के क्रियाकलापों को इफेक्ट करने का राइट इस मिनिस्ट्री के पास नहीं है, क्योंकि दैट इज द एक्सक्लूसिव बिजनेस ऑफ द स्टेट। आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टेट से सब्जेक्ट को आप कॉन्करेंट में ले आए, जैसा कि कई सारी चीज़ों के साथ हुआ है। एजुकेशन, तमाम सारे मैटर ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट से उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में आए हैं। तो यदि मिनिस्ट्री अपने पर्पज़ को पूरी तरीके से पाना चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद, गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद तो 97th अमेंडमेंट इन टोटलिटी अल्ट्रा वायरस हो गया था, लेकिन 97th ये जो सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद यदि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ही केवल हैंडल, जो कि इंटेंशन नहीं है इस गवर्नमेंट का, इंटेंशन ये है कि जो स्टेट में
देखिए यूपी में जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का उतना नहीं है, लेकिन गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आपको मालूम होना चाहिए, इफ़को है, आपका अमूल है, जितने भी 70-75% बैंकिंग और जितने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, जितना मार्केटिंग के जो काम होते हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वजह से होते हैं। तो स्टेट के तमाम सारे पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा इंटरेस्ट और स्टेक इन्वॉल्व होता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। तो निश्चित रूप से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अच्छा कदम है यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के जो संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित ना किया जाए, और ये प्रभावित किया जा रहा है तो विद द ड्यू कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स होना चाहिए। तो इस आर्टिकल का उद्देश्य, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बाद से क्या है, अभी कोई कुछ ना करे, यूनियन गवर्नमेंट कुछ ना करे और नया कुछ भी संशोधन इसमें ना करे, तो क्या होगा कि आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास सी का जो फार्म टू यूनियन एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जोड़ दिया गया था वो बचा रहेगा। आर्टिकल 43B जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आया है वो बचा रहेगा, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर के जो पावर हैं वो बचे रहेंगे। लेकिन स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चलाने के लिए बाध्य करना कि इन द हार्मोनी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट या एज पर द डायरेक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आप चलाएं, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ 97th अमेंडमेंट, और रादर व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस NDA government to make the state cooperative societies function in the sync or in the harmony of union government, वो पर्पज़ डिफीटेड है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ये आज की सरकार एक नया अमेंडमेंट लाए एंड गेट द अमेंडमेंट बिल रेटिफाइड बाय नॉट लेस देन 50% स्टेट असेंबलीज, तो जो पूरी स्पिरिट है उसमें उसे लागू किया जा सकेगा। दिस इज़ द मीनिंग एंड दिस इज़ द एक्सप्लेन। तो मैंने आपको इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है, और उसके साथ ही साथ मैंने इसके इंटीग्रेसीज को जो इन्वॉल्व हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अब आर्टिकल को बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे, और आगे मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ जो आर्टिकल इस लायक हैं मैं उन पर एक्सप्लेनेशन दूं और आपकी पढ़ाई को ज़्यादा व्यवस्थित करूं और आपके समय को बचा सकूं, जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। क्योंकि पूरा हिंदू अखबार पढ़ने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके आधे घंटे ही पर्याप्त हो और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस अभियान को जारी रख सकूं, और आपको मैं रोज़ इसके लिए मैंने आप इसमें सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे, जैसा कि आप पहले कर चुके हैं। और जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप हमको लिख करके भेज सकते हैं, आप रावाइस के ईमेल पर डाल दें, वेबसाइट पर डाल दें, या हमको यूट्यूब पर भेज दें। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली मैं चेंज कर लूँगा। लंबे समय बाद मैं इसे बना रहा हूँ। आप दुनिया जानती है कि बहुत एबनॉर्मल कंडीशंस से, मेंटल स्टेटस से हम लोग गुजरे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो IAS का एग्ज़ाम इधर होने वाला जो बच्चे दे रहे होंगे उनको काफ़ी तनाव होगा, और जो 2022 में दे रहे हैं उन्हें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से पढ़ते रहिए, परिस्थितियाँ बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगी। इस समय तो ये जो नॉर्मल आप बने रहें यही बहुत बड़ी बात है, इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ना सोचें। और ये भी ध्यान रखें कि जो मेंटल ट्रॉमा, जो मेंटल एक तरीके से पैनिक आपने झेला है वो सबका साझा है, आपका अकेला नहीं है। तो ये इन परिस्थितियों में नॉर्मल बने रहना भी एक बड़ी भारी अचीवमेंट है। और इस कंपटीशन की तैयारी के जर्नी में मैं इधर बहुत कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि टेक्निकली तुम सारे लोग जानते हो कि मैं उतना इक्विप्ड नहीं हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इधर जो आप लोगों के टाइम को बचाने के लिए जो कुछ कर सकता हूँ मैं करूँ, तो मैं ग्रेजुअली इसको और इम्प्रूव करूँगा, और तुम्हारे न केवल हिंदू बल्कि और भी जो करंट चीज़ें होंगी उनके लिए हम एक्सप्लेनेटरी चीज़ों को डालते रहेंगे और आपके टाइम को बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।